आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो आपने समझ ही लिया था पिछली बार। उस एक्सपेरिमेंट्स के जो रिज़ल्ट्स है या मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको हम आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो आप ये देख रहे होंगे कि जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है बेसिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ इस तरह से आ रहा है और इसके बाद में वो इस डायरेक्शन जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जो आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव, और अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो ये इस तरह से जब पास में आएगा तो होगा क्या, बेसिकली जो ये न्यूक्लियस है इसको रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो ये जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ से आपको जो है चलता हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप मैथमेटिकली ये देख सकते हैं कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। और जो आपका ये जो दूसरी चीज़ आपको दिख रही है जैसे एंगल है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है उससे जो एंगल बनेगा वो कितना, पाई माइनस थीटा बाई 2, और इधर पाई माइनस थीटा बाई 2 दोनों तरफ बनेगा। जहाँ पर थीटा क्या है, इंसिडेंट डायरेक्शन, और ये जो दूसरी वाली डायरेक्शन है इसके बीच का ये जो एंगल है ये क्या है, आपका थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी डायग्राम से देखो, इसी डायग्राम के अंदर मैंने शो कर रखा है कि P1 जो है वो मोमेंटम की वो डायरेक्शन है जो कि इनिशियल है, और P2 जो है वो फाइनल डायरेक्शन है। और जो एंगल फाई आपको दिख रहा है ये एंगल किसके बीच में है, फोर्स और जो आपका जो इम्पल्स की डायरेक्शन है उसके बीच का ये एंगल फाई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्योंकि देखो आपको मैंने पहले एक वीडियो में ये बता रखा है कि जब कोई पार्टिकल आपका इलास्टिक स्कैटरिंग करता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन जैसे चेंज हो रही है और एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो आपका जो है इलास्टिक। उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में जो है पार्टिकल का आपस में टक्कर करना ज़रूर नहीं है। तो यहाँ पर वही केस है। देखिए, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की डायरेक्ट फिजिकली कोई टक्कर नहीं हुई है, बस ये उसके क्षेत्रिक प्रभाव के कारण या उसके रिपल्सिव फोर्स के कारण अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसी फिगर 1 के करस्पॉन्डिंग मैंने एक डायग्राम फिगर 2 बना रखा है जो कि इसका वेक्टर डायग्राम है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बढ़िया इशू नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो इक्वल रहेगा, और वो मान लिया मैंने mv, वो कितना हो गया, mv है। ठीक है, जहाँ m क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास है। अब इनके जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन है P1 और P2, और इनका जो आपका परिणामी जो होगा डेल्टा P, तो वो अगर आप निकालना चाहते हो क्या आएगा, P2 माइनस P1 आएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, जहाँ पर इंटीग्रेशन जो टाइम की लिमिट हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आपको जो फिगर 2 है इसके अंदर आप एक फॉर्मूला लगाते हैं जो है, इसके अंदर क्या होता है, एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, वेक्टर भुजा, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं कि जो फोर्स लग रहा है या जो भी कोई वेक्टर है उस डिवाइड बाई साइन ऑफ दैट एंगल। तो डेल्टा पी अपॉन साइन थीटा यहाँ से आएगा, आप देख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये P2 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो लिखा है ये कैसे लिखा है, ये देखो डेल्टा पी जो है आपका, डेल्टा पी बेसिकली है ना, देखो ये एक अलग टर्म है और ये एक दूसरी टर्म जहाँ मैंने P2 के लिए लिखा है। तो आपका जो P2 है उसके केस में निकालोगे तो एंगल क्या आएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा पी इक्वल टू P2 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और आप P2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ से मैंने शो कर रखी है mv, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना, एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। जब आप कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2। तो इस तरह से डेल्टा पी की वैल्यू आपको मिल रही है 2mv साइन थीटा बाई 2। अब इक्वेशन जो आपकी 2 है, इस इक्वेशन 2 को आपको रखना कहाँ है,
इस इक्वेशन 2 को आपको रखना है इक्वेशन 1 में और फिर से इसको सॉल्व करना है। और अब आप अगर इम्पल्स निकालेंगे इसी डायरेक्शन में डेल्टा पी की, तो आपको ये इक्वेशन जो आप मिल रही है इसके अंदर जो लिमिट है वो -∞ टू +∞, उसको देखो कैसे चेंज किया है। यहाँ टाइम dt को हमने कैसे लिखा है, टाइम dt को लिखा है dt अपॉन डी फाई इंटू डी फाई। देखो चीज़ तो वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपकी जो अगली स्लाइड है उसके अंदर देखो क्या है, यहाँ आप देखोगे कि कूलम्ब फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। तो उसको जो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, स्कैटरिंग प्रोसेस में कंजर्व रहना चाहिए। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J इक्वल टू आई ओमेगा। तो J इक्वल टू आई ओमेगा आपको दिख रहा है, आई ओमेगा को, या मैं इसको आई को लिख सकता हूँ mr² ओमेगा, तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट। तो अब यहाँ बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग मैंने लिख दिया है। बिफोर स्कैटरिंग वो लीनियर डायरेक्शन में आ रहा था और आफ्टर स्कैटरिंग वो एक एंगल से चेंज हुआ। तो यहाँ पर ऊपर तो आएगा लीनियर फॉर्म में और दूसरे यहाँ पर जो है एंगल फाई के साथ वो चेंज हुआ, तो JI और JF आपको इस तरह से मिलेगा। अब क्योंकि देखो मैंने ऊपर लिखा कि स्कैटरिंग प्रोसेस में जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है उसको मैंने सेम रखा और उसको मैंने सॉल्व किया। तो आप ये मैथमेटिक्स जब आप करेंगे, जो इक्वेशन 5 आपको मिली अभी, इस इक्वेशन 5 को आप 4 में रखेंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वैल्यू B। ये B क्या चीज़ है, ये B जो है ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ होती है, इम्पैक्ट पैरामीटर वो पैरामीटर है जहाँ तक कोई अल्फ़ा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक से निकलता है और वो डेविएट होता है। यानी कि अगर पार्टिकल डेविएट नहीं हो रहा है तब वहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर का कोई रोल नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर ये शो करता है कि वो डिस्टेंस जहाँ से पार्टिकल मुड़ता है, बेसिकली वो B आपका कहलाएगा। तो आपको देखो इस फॉर्मूले में 7 के अंदर जो है नीचे आ रहा है mv²। इसको अगर मैं पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा E = 1/2 mv²। तो यहाँ से भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब वो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर निकल गया। अब हम रदरफोर्ड के स्कैटरिंग फार्मूले पर आते हैं। तो ये आपको जो यहाँ एक डायग्राम मैंने शो कर रखा है, सिंपल डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। B वो डिस्टेंस है जहाँ से पार्टिकल मुड़ना शुरू करते हैं। तो एक इफ़ेक्टिव एरिया आपको मिलेगा। उस इफ़ेक्टिव एरिया का जब आप इफ़ेक्टिव जो लेंथ है B, उसका जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा πb²। तो ये एरिया πb² को मैंने सिग्मा की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। आगे चलते हैं फिर से। अब देखिए आपके पास क्या है, बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंट जब किया था तो हमने ये कहा कि गोल्ड की फॉइल है और उस गोल्ड की फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं। तो कितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, कितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, वो हम इस इक्वेशन में ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको देखते हैं। अगर कोई फॉइल है उसकी थिकनेस T है तो उसके थिकनेस पर निर्भर करेगा। तो अगर T थिकनेस है और N क्या है, N है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, N × T। और अगर एरिया A है उस फॉइल का तो नंबर ऑफ एटम विच विल कॉज स्कैटरिंग वो कितना हो जाएगा, NT × A। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं समझने में। और आपका जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जहाँ जिस इफेक्टिव एरिया में वो क्रॉस सेक्शन शो हो रहा है वो एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दो NTA से, वो आपको एटम दे देंगे सारे वहीं से। तो NTA सिग्मा बेसिकली आपको मिल गया। अब F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विच आर स्कैटर्ड एट एंगल थीटा और मोर। तो एंगल थीटा और आपका जो उससे ज़्यादा अगर कोई एंगल पर कोई अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, F निकाल रहे हैं। तो F क्या है, बेसिकली F है आपका इफेक्टिव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई टारगेट एरिया। तो NTA सिग्मा अपॉन A आ जाएगा। टारगेट एरिया हमने कहा जैसे A है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सिग्मा की जगह πb को रखेंगे और वैल्यू B की पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपको 10 मिल जाएगी। अब आपको ये देखना है कि टोटल कितने पार्टिकल जो है एंगल थीटा और थीटा प्लस B थीटा के बीच में जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया DF। तो आपको ये डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये चीज़ मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 11। अब आप क्या करो, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो डिटेक्टर जो मशीन है, जो वो बेसिकली क्या है कि उस फॉइल के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में रहती है। तो जब आप उसको देखेंगे
तो थीटा और डी, थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो आपका जो एरिया होगा जहाँ पर वो पार्टिकल टकराते हैं, जहाँ पर फ्लैश आपको दिखता है, या जहाँ पर वो अगर वो ब्लैक शीट है तो वहाँ पर आपको वाइट स्पॉट दिखाई देगा, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो उसका एरिया निकालने के लिए मैंने यहाँ पर देखो लिख वाला इधर बेसिकली ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल आया, अल्फ़ा पार्टिकल इस फॉइल से गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट हुआ, वो किसी थीटा प्लस डी थीटा पर भी गया, तो अलग अलग रेडियस आपको मिलेगी। अगर ये वाला आप देखें, ये बार वाला जो रेडियस है ना, ये क्या है आर, तो ये वाला जो हो जाएगा आर साइन थीटा इसका कंपोनेंट, और बाहर वाली थिकनेस जो है डी थीटा एंगल पर वो हो जाएगा आर डी थीटा। तो आपको जो एरिया मिलेगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, शेडेड एरिया जो है वो मिलेगा। और इसको आप बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर यानी साइन थीटा का आपने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखा है, तो आपको वो जो मिलेगा फाइनली जो फॉर्मूला वो क्या मिलेगा। अब आपको निकालना है एन आई विद द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर स्कैटर्ड। अब थीटा एंगल पर इट एरिया पर जो पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे वो क्या हो जाएगा, एन आई डी एफ अपॉन डी एस। ये भी इजी है समझना, क्योंकि हमने कहा है कि हम पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया से डिवाइड किया, और थीटा एंगल पर निकाल रहे हैं तो एन आई को डी एफ से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला जो हमने अभी तक निकाला उसको वैल्यू पुट करी, तो आपको फाइनली ये जो फॉर्मूला मिल रहा है इक्वेशन 13, ये कहलाएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। तो इस फार्मूले में अगर आपको लगता है कि कोई समझने में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।